हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मशीन लर्निंग के इस सीरीज में लास्ट हमने देखा था कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। और लीनियर रिग्रेशन में हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम कोई भी अगर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। अभी ये वाले टॉपिक में हमें देखना है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इतने इजी तरीके से आपको ये कोई भी नहीं बताएगा। इसके लिए बहुत सारे और वीडियोस भी है, लेकिन उनमें ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। और जिस तरीके से हम देखने वाले हैं, ऐसा सिंपल इजी जो ट्रिक है ये पढ़ने का, वो भी कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। तो स्टार्ट कर देते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ने का सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपको लीनियर रिग्रेशन पता होना चाहिए। लीनियर रिग्रेशन क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि बस यहाँ पे एक ही चीज है जो इसको अलग कर रही है कि यहाँ पे ये लॉजिस्टिक लिखा हुआ है, यस, और लीनियर रिग्रेशन में वो लीनियर लिखा हुआ है। ये डिफरेंस है, और तो रिग्रेशन ही है ना। प्रॉब्लम अब ये दो अलग हो जाते हैं। लीनियर रिग्रेशन जो है वो क्या करता है, तो वो जो रिग्रेशन का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। अब इसके नाम में भले ही रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक के, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नाम में भले ही रिग्रेशन है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यानी कि ये रिग्रेशन के लिए नहीं, ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। यानी कि दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी, इन दोनों में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होता है। लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, तो मेरे पास कोई भी अगर कंटिन्यूअस वैल्यूज है, जस्ट लाइक कि 1, 2.3, 3.9 या फिर 1.7, ऐसी कोई भी वैल्यूज है, उनको प्रिडिक्ट करने का काम लीनियर रिग्रेशन करता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब उसी लीनियर रिग्रेशन का जो लीनियर फंक्शन है, वही फंक्शन यूज करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन करता है। अब बात आती है कि लीनियर रिग्रेशन का लीनियर फंक्शन कौन सा था, तो वो था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारा लीनियर फंक्शन था। इसी लीनियर फंक्शन को यूज करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करने वाला है, तो क्लासिफिकेशन करने वाला है। अब ये कैसे होगा, तो वो हम देखेंगे, वही हम अंडरस्टैंड करेंगे, और इजी तरीके से हम समझेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो क्लासिफिकेशन किस तरीके से करता है। जैसे लीनियर रिग्रेशन में हमने एरर कैलकुलेट किया था, लॉस कैलकुलेट किया था, वैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, और एट द एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और इंटरव्यू में आपको इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड कर लो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एग्जैक्टली करता क्या है। तो ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, ये तो आपको समझ में आ गया। यानी कि दो क्लास में क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। जैसे अगर किसी ने अंडरस्टैंड करना है कि कोई पास होगा या फिर फेल होगा, है ना, दो अलग अलग क्लास हो गए। अगर मेरे पास कोई मेल आ जाता है तो क्या वो मेल स्पैम है या फिर स्पैम नहीं है, ये अंडरस्टैंड करना। या फिर अगर हमने सिम्टम दिए, किसी भी इंसान के कोई रिपोर्ट दिए, कोई सिम्टम दिए, तो उसको डिसीज है या फिर नहीं है, वो अंडरस्टैंड अगर करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो सब कुछ एक ही चीज से कैलकुलेट करता है, एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी है, यहां से लॉजिस्टिक रिग्रेशन अपना पूरा एल्गोरिदम वर्क कराता है। यानी कि वो क्या करेगा, सिंपली कोई अगर मान लो कि 5 घंटे स्टडी कर रहा है, कोई अगर 2 घंटे स्टडी कर रहा है, तो किसके चांसेस है पास होने के, किसके चांसेस है फेल होने के। कोई अगर ईमेल आती है तो उस ईमेल में एग्जैक्ट क्या पूछा है, तो अ, उसके रिगार्डिंग वो डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली वो ईमेल स्पैम है या फिर नहीं है। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें वो प्रोबेबिलिटी के बेस्ड करेगा कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी कितनी है कोई भी चीज हैपन होने से। ओके, तो
यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं कि ये सब कैसे होगा। अब इसको पहले ये देखना पड़ेगा कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो है, अभी ऊपर भी लिखा है मैंने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो रेंज है, यानी कि वो जो आउटपुट देगा मुझे, वो रहता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यस, इस रेंज में हमारी वैल्यूज आती है। यस, लेकिन मैंने ऊपर एक चीज कही है, दैट इज कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। यानी कि अगर मैंने किसी का बोल दिया कि उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 85% है, पास होने की प्रोबेबिलिटी 85% है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बची, दैट इज 15%, ओनली 15%। 15% ही उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो फेल होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी तो हमें किसमें चाहिए, 0 से 1 के बीच में हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना। कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी है तो वो तो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हमारी रेंज हमें कौन से दो नंबर के बीच में रखनी पड़ेगी, तो वो है 0 and 1। अब वो कितनी हो सकती है, तो दैट कैन बी 0.12, 0.56, 0.89, कुछ भी हो सकती है। लेकिन वो किस में रहेगी, सिर्फ 0 और 1 के बीच में। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, दैट्स इट। लेकिन लॉजिस्टिक सॉरी लीनियर रिग्रेशन की जो रेंज है, वो रेंज तो सिंपली माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाती है। यानी कि नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाती है। यस, अब इसको सॉल्व करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, तो इसी इनफाइनाइट रेंज को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोबेबिलिटी में। याद रखिएगा, इसी इनफाइनाइट रेंज को वो कन्वर्ट कर देता है प्रोबेबिलिटी में। अब वो कैसे, तो उसके लिए सिंपल हमें ये समझना है, दैट इज ऑड्स। ऑड्स क्या होते हैं पहले तो हमें ये समझना है, क्योंकि एक बार हम ऑड्स समझेंगे तो उसके बाद हम ये समझेंगे कि लॉग ऑड्स क्या होता है। ऑड्स, देन लॉग ऑड्स, और उसके बाद एक फंक्शन आता है सिग्मोइड, वो हम देखेंगे कि वो कैसे यूज करना है। यस, तो चलो एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम ऑड्स पहले समझ लेते हैं। अब ऑड्स क्या होता है, ओके। तो सिंपल अभी पहला वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने ऊपर दिया है, दैट इज कि किसी की भी जो पासिंग की प्रोबेबिलिटी है वो अगर दी है, यस, तो ऑड्स क्या होता है वो हम देखेंगे। तो मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पास, ओके, जो कि दी गई है, प्रोबेबिलिटी का पी लिखा है मैंने, जो कि दी गई है मुझे 0.8। ओके, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है क्या होने की, पास होने की। तो ऑड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ऑड्स कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। ओके, आपने ये प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा। तो ऑड्स का एक सिंपल फॉर्मूला ये रहता है कि प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय 1 - प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। है ना, कोई भी जो इवेंट है वो हैपन होने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उससे डिवाइड करना है वो प्रोबेबिलिटी हैपन ना होने से। यस, अब जैसे कि अगर कोई 0.8 प्रोबेबिलिटी से पास हो रहा है, उसका मतलब 0.2 प्रोबेबिलिटी से वो फेल हो रहा है। जैसे कि 0.8 मैंने यहाँ पे लिखा ना, 1 - 0.8 ये कितना होता है, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2। यस, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना होता है ये। अब इसको सिंपली आप ये भी करो तो 2 4 8, दैट्स इट। यस, अब इसको पढ़ना कैसे, इस ऑर्स को हम पढ़ेंगे कैसे, ओके, पढ़ेंगे कैसे। तो अब ये तो हमें दिया गया है 0.8, ये प्रोबेबिलिटी, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 80% चांसेस है कि कोई भी स्टूडेंट पास होगा। यस, लेकिन ऑड्स में इसको कहते हैं, ऑड्स में इसको कहते हैं स्टूडेंट इज, यस, स्टूडेंट इज 4 times
4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये 4 यहाँ पे आ गया है। मोर लाइकली टू पास देन फेल, पास देन फेल, सिंपल। ये अंडरस्टैंड करना है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑड्स कहते हैं। यस, ये हमारा ऑड्स होता है। अभी इसी ऑड्स को, ओके, ये समझ में आ गया ऑड्स कैसे होता है। यस, ये प्रोबेबिलिटी दी गई है पास होने की, उसको हमने ऑड्स में यहाँ पे ले लिया। तो इसी ऑड्स को हमें क्या करना है? लॉग ऑफ ऑड्स में कन्वर्ट करना है। यस, जो क्या है? लॉग ऑफ ऑड्स है। और लॉग ऑफ ऑड्स को हम लॉजिट भी कहते हैं। लॉजिट वर्ड सुनोगे आप बहुत बार, लॉग ऑफ ऑड्स। और इसको हम क्या कहते हैं? LOGIT, लॉजिट। ये बहुत बार वर्ड सुनोगे आप, लॉजिट वर्ड। तो लॉजिट भी कहा जाता है। अब लॉग ऑफ ऑड, इसका मतलब हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, नॉट 1, p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p। यस, तो ये हमारा लॉग ऑफ ऑड है। अब इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है ना, ये जो ब्रैकेट में है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? लॉग ऑफ 4 निकालना है। लॉग ऑफ 4, तो log ऑफ 4 कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है, अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.386। यस, आप इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, 1.386। ओके, तो log ऑड्स क्या करता है कि कोई भी जो रियल वैल्यूज है ना, कोई भी रियल वैल्यूज है, उसको माइनस इंफिनिटी से, ओके, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक लेके जाता है। लॉग ऑफ ऑड्स क्या करता है, या फिर ये क्यों जरूरी है? तो लॉग ऑफ ऑड्स कोई भी वैल्यू को माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक लेके जाता है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है किसी भी हाल में। ओके, यस। अब इसी चीज को, यस, ये ना माइनस इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी हमने ऊपर भी देखी है। अब इसी चीज को लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या अज्यूम करता है? एज अ लीनियर फंक्शंस फीचर्स। यस, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये इसको कैसे अंडरस्टैंड करता है कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए क्या है? तो लीनियर फंक्शन के फीचर्स है। जैसे कि अब लीनियर फंक्शन क्या होता है, तो वो हमने ऊपर देखा है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं। तो लॉग ऑफ p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p अगर हम करते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा? तो हमारा जो लीनियर रिग्रेशन है उसको हम अलग तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, W0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस, ऐसे ही हम कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, एंड दैट विल बी Wn xn। तो लॉग ऑफ ऑड, ओके, लॉग ऑफ ऑड को लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस तरीके से अज्यूम करता है कि वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इनपुट या फिर लीनियर फंक्शन है। यानी कि जैसे लीनियर रिग्रेशन में हमें ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इनफाइनाइट तक चाहिए होती है। यस, इनफाइनाइट तक चाहिए होती है। लॉग ऑफ ऑड उसी ऑड को इनफाइनाइट तक लेके जाता है। दैट कैन बी पॉजिटिव इनफाइनाइट और इट कैन बी नेगेटिव इनफाइनाइट, है ना। आप अगर इसको अंडरस्टैंड कर लो अच्छे से, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। यस, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो देखो, हमें क्या करना है? लीनियर रिग्रेशन को कन्वर्ट करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लेके जाना है। अब लीनियर रिग्रेशन की जो बाउंड्री होती है वो तो माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होती है। अब ये भी हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में चाहिए होता है, और उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसका इस्तेमाल करता है? तो ऑड्स का इस्तेमाल करता है, एक्चुअली ऑड्स को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। अब ऑड्स क्या होते हैं? ऑड्स कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है, को उसको हम इस तरीके से नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑड्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। ओके, अब वो कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर मिलता है ना, वो हमारा ऑड्स होता है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमें उसी ऑड्स को लॉग में डालना होता है, तो वो बन जाता है लॉग ऑड्स, और उसको हम लॉजिट भी कहते हैं। अब जो लॉग लॉग ऑफ ऑड्स हमने लिखा है, जो ऊपर कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1.386।
यानी कि इस 4 नेचुरल नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी टू पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी में। कैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव? चलो एक और चीज कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा बाजू में रख के अंडरस्टैंड कर लो कि किसी की पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। यस, किसी की पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। इसका मतलब हमें अगर इसका ऑड कैलकुलेट करना है, अब प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, 0.1। अब 0.1 का ऑड अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे? सो p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p is equals to, now 0.1 divided by 1 minus 0.1। अब ये कितना होगा? सो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9। अब 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 तो ये बन जाएगा 0.11111 कुछ इस तरीके से। अब ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया किसकी किसकी ऑड वैल्यू? 0.1 की, है ना? ये 0.1 का ऑड्स है। यस, अब ये अगर 0.1 का ऑड्स है, यस, तो उसके लिए हमें लॉग ऑफ ऑड्स अगर कैलकुलेट करना है, दैट इज p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p। तो वो कैसे करेंगे हम, है ना? तो वो रहेगा लॉग ऑफ 0.1111। यस, अब इसकी वैल्यू जो है वो लॉग में बन जाएगी -0.9542। यस, अभी इसके आगे भी जाएगी, लेकिन अभी के लिए समझ लो। यानी कि वो ऊपर जो वैल्यू दिख रही है वो तो पॉजिटिव है ना? वो तो पॉजिटिव है, बट स्टिल यहाँ पे जो हमें वैल्यू आई है वो किस में चली गई? निगेटिव में चली गई। यानी कि मैंने जो ऊपर कहा था कि लॉग ऑफ ऑड्स क्या कर लेता है, तो किसी भी नेचुरल नंबर को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी में कन्वर्ट कर लेगा। इसीलिए इसीलिए जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो लॉग ऑफ ऑड को लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कौन सा फंक्शन समझने लग जाता है? लीनियर फंक्शन समझने लग जाता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन लॉग ऑफ ऑड्स को लीनियर फंक्शन की तरह अज्यूम करता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यस, अब आपको ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि यहाँ पे तो ये दोनों वैल्यूज, है ना, एक माइनस वाली है एक पॉजिटिव वाली है 1.386। ये दोनों वैल्यूज तो प्रोबेबिलिटी के रेंज में नहीं है। एक जीरो से कम है, एक जीरो के 1 के ऊपर है। दोनों प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं है। तो इसीलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फाइनल फंक्शन आता है और उस फंक्शन को हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। अब ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है? तो ये सिग्मॉइड फंक्शन हमें हेल्प करता है किस चीज में? किसी भी नंबर को 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अब वो कैसे, तो वो हम देखेंगे विद द एग्जांपल। लेकिन उसके पहले सिग्मॉइड फंक्शन क्या है वो अंडरस्टैंड कर लो। तो सिग्मॉइड फंक्शन है सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू माइनस जी। ये क्या है अपना सिग्मॉइड फंक्शन है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू माइनस जी और जेड, ये हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है। अब ये z क्या है? दिस z इज नथिंग बट mx प्लस सी, यानी कि लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन। और लीनियर रिग्रेशन के इक्वेशन की वैल्यू हमें किस में मिलती है? तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मिलती है। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू हमें इस तरीके से मिल रही है ना, इस रेंज में अगर मिल रही है, ये दोनों रेंज में, लाइक ये 1.386 या फिर -0.9542, है ना, तो उसको सिग्मॉइड क्या कर देगा? उसको सिग्मॉइड कन्वर्ट कर लेगा किस में? प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेगा। अब कैसे? तो वो हम देखेंगे एक एग्जांपल से। यस, सिंपल एग्जांपल से देखेंगे। अब कंसिडर कर लो कि अब यहाँ पे पहले ये बात भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमें लिनियर रिग्रेशन में ये दो चीजें चाहिए थी, m और c, क्योंकि इनपुट x जो है ये तो हमारा इनपुट है। z जो है अभी इस बार y की जगह z लिखा है, वो हमारा आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है। तो m और c की वैल्यू चाहिए थी। तो अज्यूम कर लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि m, ओके, m यानी कि कोएफिशिएंट जो है वो दिया है 1।
ओके, 1 दिया है। एंड जो सी है, यानी कि जो इंटरसेप्ट है, वो दिया है -4। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, m इज इक्वल टू 1 है, एंड b या फिर c जो है वो -4 दिया गया है। और हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे पास दो स्टूडेंट है। ओके, दो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है जिसने 5 घंटे स्टडी करी है, उसके पास या फिर फेल होने के चांसेस। और एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 1 घंटा स्टडी करी है, उसके पास या फिर फेल होने के चांसेस। ये दोनों चीजें हमें करनी है। यस, या फिर एक बहुत कम ही हो जाएगा, हम 2 लिख देते हैं कि 2 घंटा करने से चांसेस कितने हो जाते हैं। यस, अब थोड़े नजदीक वैल्यू से, एक ने 5 घंटे करी है और एक ने 2 घंटे करी है, और हमें कैलकुलेट करना है कि वो आइदर पास होगा या फिर फेल होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये अंडरस्टैंड कर लो कि हमें क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है प्रोबेबिलिटी, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी हाल में। तो सबसे पहले ये z निकालना होता है, यानी कि z की वैल्यू निकालनी होती है। तो z इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब पहले हमारा x जो है वो 5 कंसिडर कर लेंगे, और नेक्स्ट इसमें हमारा x जो है वो 2 कंसिडर कर लेंगे। चलो, सो m कितना है, दैट इज 1 इंटू x कितना है इस बार 5। यस, प्लस सी। अब प्लस जो है, इसको ऐसे कर देते हैं। यस, ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस। सी की वैल्यू है 4। यस, अब इसका कैलकुलेशन कितना होगा? सो 5 माइनस 4 दैट इज 1। यस, ये 1 वैल्यू आ गई। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस 1 को हम लॉग ऑफ ऑड्स भी कह सकते हैं। सिंपल। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने वही दिया है। यस, log of odds is equals to W0 प्लस W1 x1 W2 x2। अब इस W0 को C समझ लो, प्लस W1 x1, इस W1 को M समझ लो, और X तो है ही, तो C प्लस MX या फिर MX प्लस C, दोनों लगभग सेम ही चीज है ना? तो log ऑफ ऑड समझ लो इस वैल्यू को, इस 1 को। यस, ये हमारा log ऑफ ऑड है। अब log ऑफ ऑड जो है, इसको अगर हम कंसिडर कर ले कि लाइक इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले, ऑल ऑड्स में कैलकुलेशन करेंगे, तो ऑड्स में कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। ओके, इससे तो सिंपल, अगर अगर कैलकुलेट करना है तो उसको रिवर्स अगर करना है तो ई रेस टू जी अगर लिख देंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑड्स कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ओके, तो हमें क्या करना है? पहले तो इसको सिग्मॉइड फंक्शन में डालना है। इसको हमें सिग्मॉइड फंक्शन में डालना है। अब सिग्मॉइड फंक्शन में डालने के लिए हम क्या करेंगे? सो p इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू माइनस जी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू माइनस 1। 1 क्यों? क्योंकि ऊपर z की वैल्यू या फिर z की वैल्यू कितनी आई है? दैट इज 1, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रख दिया। यस, अब ई रेस टू माइनस 1 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वह बन जाता है 0.367। यस, और ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद हमें जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो है 0.731। ओके, अब ये जो 0.731 वैल्यू आई है, ओके, ये हम क्या बोल सकते हैं? ये हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी कि यानी कि अगर कोई 5 घंटे के लिए अब स्टडी कर देता है, तो उसके पास होने के चांसेस कितने हैं? दैट इज 0.731, यानी कि 73.1%। यस, यानी कि 73.1% चांसेस है कि वो पास होगा। यस, अब एक और चीज कैलकुलेट करनी है। यस, कौन सी? जो हमने दूसरी कही थी, दैट इज इस बार आवर्स कितने हो रहे हैं? तो वो 2 घंटे हो रहे हैं, वो भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसके अब क्या चांसेस है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? z कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो z इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू एम कितना है अपना ऊपर कंसिडर किया था 1,
इंटू एक्स इस बार कितना है 2, ओके, प्लस माइनस माइनस एंड दैट इज 4। देखो ऊपर भी मैंने दिया था वो, यस -4। तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना रहेगा 1 इंटू 2 दैट इज 2, 2 माइनस 4 दैट इज -2। यस, अभी जो -2 आया है, इस -2 को हम किस में रखेंगे, तो सिग्मॉइड में रखेंगे। सिग्मॉइड क्या होता है अपना 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू माइनस जेड। अब ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू माइनस -2। अभी माइनस माइनस 2 बन जाता है 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू प्लस 2। यस, और फाइनल इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बन जाएगा, डायरेक्टली फाइनल कैलकुलेशन लिख देता हूं मैं, 0.119। अब 0.119 का मतलब ये है कि हमें क्या मिल गई है, प्रोबेबिलिटी। हमें क्या मिल गई है, एक प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी, पास होने की प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर कोई 2 घंटे के लिए स्टडी कर देता है तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.119। या फिर पास होने के चांसेस हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11.9% चांसेस है कि वो पास होगा। ऊपर जैसे आर्स बढ़े थे तो चांस भी बढ़ा था, दैट इज 73% चांस था कि वो पास होगा। यहाँ पे 11% चांस है कि वो पास होगा। अब बाउंड्री कैसे, मैंने तो दोनों पासिंग के लिए ही निकाला है। यस, ये कैसे अंडरस्टैंड होगा कि वो पास है या फिर फेल है, तो हमें तो पहले बाउंड्री डिसाइड करनी होती है। अब बाउंड्री क्या होती है, तो उस बाउंड्री को हम कहते हैं बेसिकली डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री। अब ये जो डिसीजन बाउंड्री है, ये क्या करती है कि हमारा जो भी फाइनल आउटपुट है, जो कि y प्रेडिक्टेड होता है हमेशा, यानी कि ये जो दो वैल्यू आई है ऊपर, उनको हम y प्रेडिक्टेड बोल सकते हैं। ये जो होता है, ये हमेशा मुझे दो आउटपुट देगा। दो आउटपुट देगा कैसे, तो ये हमें बोलेगा 1 व्हेन y, या फिर जो भी आउटपुट आया है, जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी आई है, ओके, y की जगह प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, तो 1 होगा। और ये 0 रहेगा कब, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.5, स्ट्रिक्टली लेस देन 0.5। ऊपर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 है और नीचे स्ट्रिक्टली लेस देन 0.5 है। अब हमारा 1 को हम कंसिडर कर देते हैं पास और 0 को हम कंसिडर कर देते हैं फेल। फेल, अब ये दो चीजें हैं मेरे पास। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे कि जो 5 आवर्स स्टडी किया था, ओके, और जो 2 आवर्स स्टडी किया था, उनमें क्या आया है। तो जिसने 5 आवर्स स्टडी किया है उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 0.731, और जो 2 घंटे स्टडी किया था उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 0.119। Now 0.731 is definitely greater than or equal to 0.5, यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, ये पास वाली कैटेगरी में जा रहा है, यानी कि 1 की कैटेगरी में। और 0.119 इज लेस देन 0.5, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, तो ये फेल की कैटेगरी में जा रहा है इस डिसीजन बाउंड्री से। तो सिंपली हमें ये मिल गया कि अगर कोई 5 घंटे अभ्यास कर लेता है तो वो पास होने वाला है, और अगर कोई 2 घंटे स्टडी करने वाला है तो वो फेल होने वाला है। ये मिल गए हमें डिसीजन बाउंड्री। अब इसी डिसीजन बाउंड्री को हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो कैसे होगा, देख लेते हैं। ओके, तो कंसिडर कर लो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिया गया है कि कितने आवर्स के लिए स्टडी करी है। यस, तो यहाँ पे है ये 0, किसी ने बिल्कुल स्टडी नहीं करी। ओके, ये 0, किसी ने 1 घंटे के लिए करी है, किसी ने 2 घंटे के लिए, किसी ने 3 घंटे के लिए, किसी ने 4, किसी ने 5, और किसी ने 6 घंटे के लिए स्टडी करी है। अब वाई एक्सिस पे क्या है, आइदर दैट विल बी फेल और पास, या तो फेल होगा नहीं तो पास होगा। ये दो ही चीजें होने वाली है, यानी कि 0 और 1, ये दो ही प्रोबेबिलिटी है।
तो मान लो कि हमारे आंसर कुछ इस तरीके से आए हैं कि बिल्कुल स्टडी नहीं करी है तो फेल हुआ है। ओके, 1 घंटा करी है तो भी फेल हुआ है, 2 घंटे पे भी फेल हुआ है, 3 घंटे के लिए भी फेल हुआ है। लेकिन जिसने 4 घंटे स्टडी करी है वो पास हुआ है, 5 घंटे के लिए भी पास है और 6 घंटे के लिए भी पास है। अब इस तरीके से है, तो इसमें डिसीजन बाउंड्री कुछ इस तरीके से बनती है, इस एस टाइप बन जाती है। ये जो डिसीजन बाउंड्री है वो एस टाइप बन जाती है। और यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए एक 0.5 पे क्या रहता है, तो थ्रेशोल्ड रहता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, है ना। 0.5, अगर 0.5 से नीचे है तो वो फेल है, और 0.5 के ऊपर है तो वो पास है। और ये हमारी डिसीजन बाउंड्री बन जाती है कि इसके नीचे जो भी आएगा वो फेल, और इसके ऊपर जो आएगा वो पास, है ना। तो सिग्मोइड फंक्शन जो है, ओके, सिग्मोइड फंक्शन जो है, उस फंक्शन का ये क्या है, ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ आपको, अगर आपने लीनियर रिग्रेशन वाला मेरा वीडियो देखा है तो उसमें भी आपको एक ऐसा ही ग्राफ दिखाई दिया होगा। यस, ऐसा ही ग्राफ दिखाई दिया होगा। अब ये सिमिलर ग्राफ लीनियर रिग्रेशन में किस तरीके से होता है, जस्ट जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि मान लो एक ऐसी एक ग्राफ है जिसमें कुछ इस तरीके से दिया गया है कि यहाँ पे स्टूडेंट ने कितने आवर्स स्टडी किया है, वो चीज दी है। ओके, और यहाँ पे मान लो मार्क्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, एंड सो ऑन। तो वो ग्राफ कैसे होगा, तो किसी को ऐसे मार्क्स आए होंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या रहता है, तो एक स्ट्रेट लाइन रहती है जो डिसाइड करती है कि कितने घंटे स्टडी करने से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। यस, वो डिसाइड करती है ये लाइन। लेकिन सिग्मोइड को क्या चाहिए होता है, आइदर वो दैट विल बी पास और फेल। अब पास और फेल का मान लो हमने 30%, 35% पे डिसाइड कर लिया कि वो पास होगा या फिर फेल होगा, तो यहाँ पे एक बाउंड्री अगर हम कंसिडर कर ले, है ना, तो भी ये काम बन जाएगा, तो भी ये काम बन जाएगा। लेकिन लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है ना, लीनियर रिग्रेशन में एक प्रॉब्लम है ना। अभी आपको तो लग रहा होगा कि क्यों ना मैं लीनियर रिग्रेशन कर लूं और उसके ऊपर ही 35% का एक ये लगा दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर ये लीनियर रिग्रेशन की वैल्यू अभी 6 घंटे है तो ये 60 पे पहुंची है। ओके, मान लो कि 5 घंटे पे है तो उसको 50 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 6 घंटे पे 60 मिले हैं। तो किसी ने अगर 9 घंटे कर लिया तो उसको 90 मार्क्स मिलेंगे। यस, 90 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ने 20 घंटे किए तो क्या उसे 200 मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं, उसको भी तो 100 ही मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स तो 100 ही है, परसेंटेज तो 100 ही है ना। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट जाती है, ये जाती रहती है इनफाइनाइट तक, ये प्रॉब्लम है। और हमें इनफाइनाइट तक नहीं लेके जाना है। सिग्मोइड क्या कहता है, या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या कहता है, कि हमें सभी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रखनी है। यस, या हमें वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रखनी है। यानी कि सिग्मोइड फंक्शन ये डिसाइड कर लेता है कि अब इसके बाद किसी ने 6 घंटे करो या फिर 600 घंटे स्टडी करो, आपका ये जो ग्राफ है वो एक बार स्ट्रेट बन गया, तो इसका मतलब अब ये क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, इसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। दूसरा, कि अगर आपने बिल्कुल स्टडी नहीं करी है तो भी आप इस डायरेक्शन में जाते रहोगे, स्ट्रेट, माइनस में नहीं जाओगे। ये चीज होती है सिग्मॉइड के लिए। यानी कि वो अगर लीनियर रिग्रेशन की वैल्यू स्ट्रेट ऊपर कितनी भी जा सकती है तो उसको वो एक बाउंड्री लगा देता है 0 और 1 की। यस, और इस बाउंड्री में रख देता है, इसलिए हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मॉइड फंक्शन यूज करना है। और वो 0 और 1 की बाउंड्री को हम 0.5 से डिवाइड कर सकते हैं दो क्लासेस में। 0.5 के नीचे है तो वो निगेटिव यानी कि 0, और 0.5 के ऊपर है तो वो पॉजिटिव यानी कि 1। होप कि आपको ये सभी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गई है। यस, अब अब ये तो हमें पता चल गया कि कोई भी वैल्यू अगर दी गई है, ओके, लेकिन फिर भी एक रिवाइज कर लेता हूं मैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसका इस्तेमाल करता है, तो वो लॉग ऑफ ऑड्स का इस्तेमाल कर लेता है। लॉग ऑफ ऑड्स क्या होता है, तो वो होता है लॉग ऑफ
p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p, ये हमारा लॉग ऑफ ऑड्स होता है। और इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन के फंक्शन की तरह ट्रीट करता है, जैसे कि w0 प्लस w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस ये कहाँ तक जाएगा wn xn को। अब इस w0 को कंसिडर कर लो c प्लस इस m एन x, और ये आगे जाता जाएगा, बहुत सारे m बहुत सारे x है तो m1 x1 है ना, m2 x2 ऐसे जाएगा। तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड कर ली कि किस तरीके से वो अंडरस्टैंड कर लेता है इस फंक्शन को। यस, अब बात करते हैं कि यहां से जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है यानी कि इसकी जो रेंज है, लॉग ऑफ ऑड्स की जो रेंज है वो हमेशा निगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक रहती है। तो उसकी रेंज निगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक होती है। और ये सेम रेंज कहाँ से आती है, हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि हमारा लीनियर रिग्रेशन है, वहां से भी आती है। अब इसी रेंज को यानी कि इसी लॉग ऑफ ऑड्स को सिग्मॉइड फंक्शन क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यस, किसमें, 0 to 1 के प्रोबेबिलिटी में। यस, 0 to 1 के प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है। और 0 to 1 के प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये मिल जाता है y प्रेडिक्टेड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। वो पॉजिटिव यानी कि 1, नेगेटिव यानी कि 0। पॉजिटिव कब, जब प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 होता है। नेगेटिव कब, जब प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.5 होता है। ये हमने यहां तक सीखा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। होप कि आपको ये चीजें बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड हो गई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लॉस कैसे कैलकुलेट होता है ना। लॉस कैसे कैलकुलेट होता है कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो कितना सही है या फिर कितना गलत है, वो कैसे कैलकुलेट होगा वो भी देखना पड़ेगा। अब चलो उसके लिए एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं लॉग लॉस फंक्शन। लॉग लॉस फंक्शन, जैसे कि हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि वहां पे मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सभी फंक्शन थे। यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, लॉग लॉस फंक्शन। यस, अब लॉग लॉस फंक्शन जो है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल एल लिख देता हूं। सो एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, पहले माइनस है याद रखिएगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट है y log ऑफ p। यस, log ऑफ p। अब ये p क्या है बता देता हूं मैं, प्लस 1 - y इंटू, यहाँ पे भी इंटू है, यहाँ पे भी इंटू है, इंटू log ऑफ 1 - p और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये p क्या है, सो p इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। यस, प्रोबेबिलिटी, ये क्या होता है, p होता है। यस, अब ये प्रोबेबिलिटी हमें कहां से मिली, तो वो हमें मिली इस फंक्शन से, यानी कि सिग्मॉइड से। यानी कि इससे हम क्या कह सकते हैं, y हैट। y हैट का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टेड। यस, प्रेडिक्टेड वैल्यू। यहां से हमें क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी मिल गई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। यस, कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y, ये माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, y इंटू लॉग ऑफ y हैट। यस, प्लस 1 - y इंटू लॉग ऑफ 1 - y हैट। अब यहाँ पे जो y है, यस, ये जो y होता है दैट इज एक्चुअल वैल्यू, और जो y हैट होता है दैट इज प्रिडिक्टेड वैल्यू। यस, ये होता है हमारा
लॉग लॉस फंक्शन। यस, अब इस लॉग लॉस फंक्शन में अगर हम ऊपर की वैल्यू दे दें, या फिर चलो कंसिडर कर लेते हैं कि लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। यस, तो मान लो कि एक्चुअल में कोई पास हो गया है, यानी कि y इज इक्वल टू 1 है। 1 का मतलब कि वो पास हो गया है, कंसिडर कर लो। ओके, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है, यस, वो क्या आ गया, 0.731। कंसिडर कर लो, जो ऊपर की वैल्यू वही ले रहा हूं मैं। यस, 0.731, ये मेरा क्या है, वाई हैट यानी प्रेडिक्शन है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि लॉस कितना है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, माइनस रहेगा ये। यस, माइनस वाई कितना है, 1, इंटू लॉग ऑफ वाई हैट कितना है, 0.731, प्लस 1 माइनस वाई कितना है, 1, इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस वाई हैट कितना है, 0.731। यस, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि ओके, ये नेगेटिव जैसा है वैसा ही रहेगा। 1 इंटू लॉग ऑफ 0.731, 1 इंटू कोई भी कर लो आप, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 0.731। ओके, एंड प्लस, नाउ दिस 1 माइनस 1 विल बिकम 0, एंड 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो ये बन जाएगा कंप्लीटली 0। अब इसका मतलब फाइनली हमारे पास जो बचता है वो है माइनस लॉग ऑफ 0.731। अब माइनस लॉग ऑफ 0.731 जो है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू फाइनली हमें मिल जाती है 0.313। और ये 0.313 क्या है, ये है मेरा लॉस। किसमें, अगर y इज इक्वल टू 1 है और y हैट इज इक्वल टू 0.731 है। अब एक्चुअल में इसको अगर हम डिसीजन बाउंड्री में डाल देंगे 0.731 को, तो वो उसको 1 ही बताने वाला है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ना, एक्चुअली में करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि हमारे डिसीजन बाउंड्री क्या कहती है कि y प्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 है, तो वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी से भी हमें क्या मिल जाएगा कि ये बंदा क्या होने वाला है, पास होने वाला है, यानी कि हमारा ये करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब समझो कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि y तो 1 है, यानी कि कोई बंदा एक्चुअल में पास होने वाला है, लेकिन y प्रेड, ओके, y प्रेड जो दिया गया है वो है सिर्फ 0.1। यस, अब 0.1 डिसीजन बाउंड्री से क्या बन जाता है, सॉरी, y प्रेड इज लेस देन 0.5। इसका मतलब ये क्या है, जीरो, और जीरो को हम क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। अब ये अगर इसको फेल कह रहे हैं, यस, एक्चुअल में तो वो पास हुआ है और यहाँ पे वो फेल दिखा रहा है। अब चलो इसको हम लॉग लॉस से समझते हैं कि क्या हमारा लॉस यहाँ पे ज्यादा है। चलो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो इज इक्वल्स टू माइनस, लॉग लॉस का फंक्शन ऊपर भी दिया गया है। ओके, y क्या है, 1, सो 1 इंटू लॉग ऑफ 0.1, ओके, प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस 0.1। ओके, अब यहाँ पे भी सेम, ये जो है ये कंप्लीटली जीरो होने वाला है, तो ये पूरी टर्म जीरो होगी, एंड 1 इंटू लॉग ऑफ 0.1 रहेगा, तो माइनस फाइनली रहेगा लॉग ऑफ 0.1। अब लॉग ऑफ 0.1 या फिर माइनस लॉग ऑफ 0.1, ये कितना होता है, तो ये बन जाता है 2.302। तो यहाँ पे लॉस कितना आया है, ज्यादा आया है। ऊपर जो है लॉस कितना है, 0.313 का है। यानी कि एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि अगर यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है और यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यू है, एक्चुअल 1 है और प्रेडिक्टेड 0.731 है, यहाँ पे भी एक्चुअल 1 है लेकिन प्रेडिक्टेड 0.1 है, तो यहाँ पे जो हमारा लॉग लॉस है वो क्या आया है, वो आया है, ऊपर देख लेते हैं एक बार, 0.313, 0.313, और नीचे आया है 2.302। यानी कि
ये कैसा है, ये हायर साइड है, हायर साइड है, बहुत ज्यादा लॉस है यहाँ पे। और ये जो है, ये लोअर साइड है, यानी कि बहुत कम लॉस हुआ है। इसका मतलब ये है कि लॉग लॉस से हमें पता चल जाता है कि अगर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा एक्चुअल में और प्रिडिक्शन में बहुत बड़ा अंतर है। कि एक्चुअल 1 है और प्रिडिक्शन कुछ भी आ रहा है, 0 आ रहा है ऑब्वियसली, तो वहां पे लॉस क्या रहेगा, हाई रहेगा। और एक्चुअल 1 है और प्रेडिक्टेड भी अगर 1 है, तो वहां पे लॉस क्या रहेगा, कम रहेगा। यस, वहां पे लॉस कम रहेगा। तो ये चीज है। ओके, ये हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। तो हमने शुरू से क्या देखा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एकदम शुरू से। तो सबसे पहले तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है जो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लेता है चीजों को, यानी कि 0 और 1 में। अब वो किस बेस है, तो लीनियर रिग्रेशन बेस्ड ही है, यानी कि लीनियर रिग्रेशन का जो इक्वेशन है उसी को इस्तेमाल कर लेता है। और वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ये वाला mx प्लस सी वाला, इसी इक्वेशन को यूज कर लेता है। यस, अब ये वैल्यू जो है लीनियर रिग्रेशन की, उसकी जो वैल्यू रहती है, उसकी रेंज हमेशा आपको इन केस में मिलेगी, माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमें सभी वैल्यू किस में चाहिए होती है, प्रोबेबिलिटी में चाहिए होती है। और प्रोबेबिलिटी में वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो वो 0 और 1 के बीच में चाहिए होती है। अब ये 0 और 1 के बीच में वैल्यू लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस ऑड्स का। यस, तो सबसे पहले ये ऑड हमने कैलकुलेट कर लिया, किस तरीके से ऑड कैलकुलेट करना है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर हम देते हैं तो उसके लिए ऑड ऐसे कैलकुलेट होता है। अब उस ऑड को लॉजिस्टिक रिग्रेशन डायरेक्टली नहीं देखता है, वो कहता है कि उसमें लॉग डाल दो, यानी कि लॉग ऑड बना दो। तो लॉग ऑड हमें क्या देता है, पॉजिटिव इंफिनिटी से निगेटिव इंफिनिटी तक की एक प्रोबेबिलिटी दे देता है। अब उसी को कन्वर्ट करना है प्रोबेबिलिटी में, तो वो हम किसका इस्तेमाल करने से करते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन का। तो सिग्मॉइड फंक्शन है अपना 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेज टू माइनस जी। अब ये जो जी है उसका मतलब है एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमें अगर कोई भी वैल्यू दे दी, जिसको लाइक एम और सी की, तो उसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है जी, तो हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने पास या फिर फेल के लिए कंसिडर किया था। और वो कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है 73%, यहाँ पे दिख रही है 11%। ये प्रोबेबिलिटी है। और उसी प्रोबेबिलिटी से हमारी डिसीजन बाउंड्री बनती है कि अगर वो प्रोबेबिलिटी 0.5 या फिर उसके ऊपर है तो 1 कंसिडर करना है, 0.5 से कम है तो 0 कंसिडर करना है। यानी कि यहाँ पे अगर 5 घंटे स्टडी करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 73% आ रही है तो वो पास है। 2 घंटे स्टडी करने से प्रोबेबिलिटी अगर 11% आ रही है तो 0.5 से कम है, फेल है। यस, और उसी के लिए हमारा सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से एस टाइप बन जाता है, जो कि लीनियर रिग्रेशन के ग्राफ से थोड़ा सा चेंज है। लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ इनफाइनाइट तक ऊपर जा सकता है, लेकिन सिग्मॉइड का जो ग्राफ है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब उसके बाद आता है हमारा लॉस, कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लॉस कैसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो वहां पे एक सिंपल अंडरस्टैंड ये करना है कि अगर प्रेडिक्टेड पॉजिटिव है और एक्चुअल में भी पॉजिटिव है तो लॉस कम रहेगा। और अगर प्रेडिक्टेड पॉजिटिव है लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, तो लॉस हाई रहेगा। और ये उसका एग्जाम्पल है कि एक्चुअल में 1 है, प्रेडिक्टेड 0.731 है। अब डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से ये पास है 0.731 वाला भी। तो ये अगर हमारे डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से पास है, तो देखिए उसका लॉस लो है। और ये 0.1, ये हमारे डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से ये फेल है, लेकिन एक्चुअल में तो वो पास है। तो उसके लिए मेरा लॉस कैसे है, हायर साइड है। ये होता है हमारा कंप्लीट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। होप कि आपको शुरू से एंड तक हर एक चीज अंडरस्टैंड हुई होगी। अब आते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन की तरफ। तो हमेशा याद रखना कि इंटरव्यू में आपको क्या पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा हमेशा लॉग ऑड्स क्या होता है। दूसरा पूछा जाएगा सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है। ओके, और लास्ट में पूछा जाएगा आपको कि लॉग लॉस क्या होता है। अब आपको ये तीनों चीजें मैंने बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करवाई है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यस, तो होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है।
कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और वो लीनियर रिग्रेशन से कैसे डिफरेंट है ना। और अगर अभी भी अंडरस्टैंड नहीं हो पाया है तो एक इससे समझा देता हूं मैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो ग्राफ है वो एस शेप में होता है। एस शेप में इन द सेंस कि वो क्या रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। ये 0, ये 1, यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री रहेगी दैट इज 0.5 पे, ये डिसीजन बाउंड्री रहेगी। ये किसका ग्राफ है, सिग्मॉइड का ग्राफ है। और सिग्मॉइड का ग्राफ इन द सेंस ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। और वहीं पे अगर लीनियर रिग्रेशन है तो लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ 0 और 1 में सीमित नहीं होता है, तो वो चालू भी कहीं से भी हो सकता है और जाता है वो इनफाइनाइट तक जाता है। यानी कि उसमें कोई भी एज अ लिमिट नहीं है। ये माइनस इन्फिनिटी, एट ही दिख रहा है ये तो, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। और सिग्मॉइड जो है वो सिर्फ 0 to 1 में ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। ये बेसिक डिफरेंस होता है लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो होप कि आप ये सब कुछ अंडरस्टैंड कर गए हो। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम किस तरीके से एसक्यूएल में या फिर कोडिंग के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं, और उसमें कौन सी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले कुछ एक चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है एज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थोड़े एग्जांपल तो मैंने ऊपर दिए ही थे, लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड कर लो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज बेस्ड फॉर बेस्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब कि वहां पे दो ही क्लास है, क्लासेस जो है वो दो ही है, आइदर 0 और 1, दो ही क्लासेस है। उसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अगर ये बाइनरी है तो दूसरा कौन सा होता है? तो एक होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। यस, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अब अगर बाइनरी पे बेस्ड है तो क्या मल्टी क्लास नहीं कर सकता है? तो कर सकता है। तो मल्टी क्लास में 0, 1, 2 ऐसे ये नंबर ऑफ क्लासेस हो सकते हैं। ओके, लेकिन बाइनरी में सिर्फ दो ही क्लासेस रहते हैं। तो ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, लेकिन ये बेस्ट जो है वो है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। और बहुत ही सिंपल है, सबसे बेसिक है। और एक और अंडरस्टैंड कर लो ये चीज, आगे जाके हम एसवीएम यानी कि सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ने वाले हैं, उसमें ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप नहीं समझोगे तो आप बाकी के क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम समझने में आपको दिक्कत होगी। यस, और सबसे ज्यादा दिक्कत एसवीएम यानी कि सपोर्ट वेक्टर मशीन समझने में होगी। ओके, तो चलेगा, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। यस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।